Hello, hello students. Today we will continue hard and soft acid bases. We will also discuss today about पियर्सन का कठोर व मृदु अम्ल क्षार सिद्धांत. We will also discuss about what is the difference between the group A and group B. समूह A से संबंधित कठोर अम्ल कठोर क्षार, समूह B से संबंधित मृदु अम्ल मृदु क्षार. ठीक है, ये दो भागों में इस तरह से बांटा गया था. तो उसमें अपन ने पहले ही बात की आयरलैंड और उनके जो साथी थे उनके अनुसार हमने इसको डिवाइड कर लिया था. आज फिर हम आगे चलते हैं और पियर्सन जो था उसने उन समूहों को एक नया नाम दिया था. उन समूहों को बोला कि जो हार्ड जो ग्रुप ए है उन ग्रुप ए को नाम दे दिया गया हार्ड एंड कठोर अम्ल अथवा कठोर क्षार से संबंधित जो थे उसको ग्रुप बी में नाम दे दिया. इस प्रकार से अम्ल वाला जो है कठोर वाला जो है समूह ए में आ गया और जो मृदु वाला समूह है वो समूह बी में आ गया था. इस प्रकार से हमने देख लिया था. तो इस तरह से जो हमने बात की थी कि समूह ए के अंदर हमारे कठोर ही अम्ल होंगे और कठोर ही क्या होंगे क्षार. ठीक है, और समूह बी में क्या बताया गया था कि कठोर ही क्या मृदु क्या होंगे अम्ल होंगे और मृदु क्षार. तो ये कठोर और मृदु का जो इंट्रोड्यूस था जो आपके इस टॉपिक के अंदर वो पियर्सन ने बताया था. तो पियर्सन जो था वो R.G. पियर्सन ने 1963 में इस चीज को इंट्रोड्यूस किया. उससे पहले समूह ए और समूह बी किस किताबों में वर्ग ए वर्ग बी लिख रखा है वो 1958 में चल रहा था. ठीक है ना, तो 1958 में दिया गया. उसके बाद में जो है 1963 के अंदर जो पियर्सन इस चीज को जोर दे करके एक नई थ्योरी लेके आया कि जो आपका कठोर एवं मृदु अम्ल और क्षार सिद्धांत लेके आया. ये हमारे लिए बहुत काम की चीज है. कारण क्यों है कि जितने भी हमारे संपूर्ण निर्माण होते हैं, जितने हमारे बॉन्ड का बंधन का निर्माण होता है वो सब जो है डिपेंड करता है कि कौन कौन से अम्ल और क्षार आपस में मिलकर के एक नए संकुलों का निर्माण एक नए बंध का निर्माण करते हैं. और वो बंध जो है कितने मजबूत होंगे कितने नहीं होंगे ये डिपेंड करता है कि उसके अंदर उन्होंने बताया कि एक टेबल के रूप में उसको समझाने की कोशिश करें. ठीक है, तो पियर्सन ने अम्ल और ये हार्ड यानी आपका कठोर और अम्ल का जो है वो उसके बारे में बताया. कठोर और मृदु अम्ल क्षार के बारे में इस चीज को इंट्रोड्यूस किया और इसके हिसाब से हम ये बता सकते हैं कि कौन सा जो है किसको विलेयता दी जाए यानी कौन सा संकुल ज्यादा स्थायित्व को ग्रहण करता है वो उस विलेयता के क्रम को हम इस चीज से पता लगाया जा सकता है या पता लगा सकते हैं. ठीक है, आगे देखिए. इस तरह से जो है यहाँ पे एक सिद्धांत निकल के आया. एक सिद्धांत ना कहकर के एक हमारा रूल ऑफ थंब उसे बोलते हैं कि अनुष्ठ नियम. अनुष्ठ नियम क्या है? बस एक आपने क्लिक कर दिया कि भाई इस तरह से जो है चीज हो सकती है लेकिन इट्स नॉट ए प्रिंसिपल. ये सिद्धांत नहीं है. क्या कि कठोर से कठोर अम्ल कठोर क्षार से ही और मृदु अम्ल मृदु क्षार से ही एक स्थायी संकुलों का स्थायी यौगिकों का निर्माण करता है. ये एक दिस नॉट ए सिद्धांत दिस नॉट ए प्रिंसिपल. ये क्या है? ये एक प्रकार का अनुष्ठ नियम है. एक प्रकार का जो आपके थंब द रूल ऑफ थंब जिसको बोल सकते हैं उसके रूप में आता है. और ये हमारे चीजों को काफी चीजें क्लियर कर देता है कि कौन सा जो संकुल है वो स्थायित्व को ग्रहण करेगा. आगे चले. आगे देखिए. इस हिसाब से उन्होंने जो है सभी चीजों को डिवाइड किया गया और कुछ टेबल बनाई और टेबल के अनुसार उन्होंने उस चीज को जमाया और तीन चीजें इसमें लेके आया. क्या क्या? एक तो कठोर अम्ल, उसके बाद मध्यवर्ती मृदु. कठोर अम्ल भी होंगे और मृदु अम्ल भी होंगे, दोनों ही अम्ल है लेकिन एक बीच का एक मध्यवर्ती जरूर होगा. और मध्यवर्ती क्या होगा? वो थोड़ा सा जो है कठोर अम्ल का भी गुणों को रखता है और मृदु अम्ल के गुणों को भी रखता है. कठोर और अम्ल दोनों के बीच क्या गुण को रखता
होता है। उसमें जो है हमारे पास क्या आ गया, Fe2+, कोबाल्ट 2+, निकल 2+, कॉपर 2+, Zn 2+, Pb2+, Sn2+, ये सब चीजें SO2 NO+, ये सभी क्या है, मध्यवर्ती। मध्यवर्ती का मतलब कि जो ना तो कठोर और ना ही आपके मृदु के बारे में गुण रखते हैं। तो इसी तरह से हमारे कठोर अम्ल के बारे में हम बात करें तो कठोर अम्ल के बारे में हमने देखा था, उस समय बताया था, एक स्टूडेंट ने पूछा था कि रेफरेंस रूल्स को या नियम को इसको हम शामिल कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, वो भी इस चीज को शामिल किया जा सकता है और उसी दिन को ही जोड़ कर दे के बोल रहे हैं कि कठोर अम्ल पियर्सन के अनुसार, समूह ग्रुप के अनुसार वो होंगे जिनका की आकार छोटा होगा, वो निम्न संकरण धातु तत्व होंगे, लेकिन उनका आवेश यानी उनका जो आवेश है, उनका जो चार्ज है वो चार्ज अधिकतम होगा, उनका ध्रुवण कम से कम हो, यानी वो लगभग अध्रुवीय होने चाहिए ताकि वो कठोर अम्ल की श्रेणी में आएंगे। और दूसरा जो है वो अक्रिय गैस विन्यास को धारण करने वाला हो, उसकी संयोजकता में बाकी कोई इलेक्ट्रॉन ना हो, एक इलेक्ट्रॉन निकले हुआ संयोजकता में इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो, कम से कम, ठीक है ना। तो वो चीज को पियर्सन ने कहा कि ये चीज अगर कोई रखता है तो सारे हमारे कठोर अम्ल में शामिल होंगे। और उस को थोड़ा सा उदाहरण से समझ रहे हैं। उदाहरण क्या है कि H+ है, एक इलेक्ट्रॉन लेकर के निकालने के बाद H+, लिथियम है, सोडियम प्लस है, K+ है, बेरिलियम है, आपके जो कैल्शियम प्लस है, स्ट्रोंशियम प्लस है, एल्यूमिनियम 3+। देखो कैल्शियम 3+ और 3+ दोनों में रखे गए हैं। अब ये लेकर ये दोनों क्या है कि इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में सीधे ही अक्रिय गैस विन्यास को धारण कर लेते हैं। इस प्रकार से उच्च ऑक्सीजन अवस्था में होता है, उच्च जिसके कि आवेश हो या फिर उच्च ऑक्सीजन अवस्था में धारण कर रहा हो, वो सारे के सारे जो है हमारे इस प्रकार के समूह में, इस प्रकार के कठोर अम्ल में रखे जाते हैं। जैसे Si4+, Si4+, Zn4+, थोरियम4+, यूरियम4+। तो इस प्रकार से कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट्स, इस चीज को याद रखना कि टेबल आपको ये याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा थोरियम4+, यूरेनियम 4+ जो है वो हमारे मध्यवर्ती है या फिर कठोर अम्ल है या फिर मृदु अम्ल है, उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो है आपको थोरियम4+, यूरेनियम4+, ये सब चीजें क्या कराइए हमारी, ये सब कठोर अम्ल के रूप में आती है। तो इसमें एक नियम ध्यान रखना कि चार्ज ज्यादा हो, साइज छोटा हो, ठीक है ना, और वो अक्रिय गैस विन्यास को धारण कर रहा हो आफ्टर द पॉजिटिव, उसको चार्ज आने के बाद में वो सब क्या होंगे, वो सारे के सारे जो है हमारे अम्ल, कठोर अम्ल की श्रेणी में आएंगे, ठीक है। इस चीज को याद रखना, थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, लेकिन मजा जब आएगा जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। ये मैं इसलिए लेना चाह रहा हूँ कि एक बार आपको ये रिवीजन हो जाए तो फिर इसके बाद क्वेश्चन जब करोगे, जब क्वेश्चन होगा तो you have lot of enjoy that for this topic, ओके। चलो आगे। तो इस प्रकार से कई बार क्वेश्चन आता है, फर्स्ट ग्रेड में भी आता है, आपका किसी एग्जाम में भी आता है कि जो मध्यवर्ती अम्ल कौन-कौन से हैं, इंटरमीडिएट्स एसिड्स, which one is the intermediate acids। देखिएगा, इंटरमीडिएट एसिड वो होंगे जो कि एक इलेक्ट्रॉन और दे करके अक्रिय गैस विन्यास धारण कर लेंगे या फिर एक इलेक्ट्रॉन ले करके मृदु अम्ल की श्रेणी में आ जाए। देखिए Fe2+ था, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन और निकालेगा तो किसमें चला जाएगा, उच्च ऑक्सीजन अवस्था में चला गया। अगर इसी तरह से हमने इसको कॉपर को देखते हैं, Cu+2+ है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन अगर ये ले लेगा तो Cu+ में चला गया, मृदु अम्ल में चला गया। तो ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, बस आपको ये याद रखना है क्या मध्यवर्ती वो है, मध्यवर्ती को छांटने का या उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल करके या इलेक्ट्रॉन और जोड़ करके क्या हमें ये मृदु अम्ल और कठोर अम्ल की श्रेणी में आ रहा है, तो ये क्या होगा, मध्यवर्ती होगा, इंटरमीडिएट होगा, ओके।
इंटरमीडिएट को हम इसमें से पता लगा सकते हैं। और एग्जांपल कर दूं हम के, और एग्जांपल बता देता हूं आपको। और एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं इसके बारे में देखिए। Cu2 Ag2 Au हो गया। फिर टाइटेनियम प्लस, जैसे टाइटेनियम प्लस को हमने यहाँ पे देखो, टाइटेनियम प्लस को हमने यहाँ पे 4+ के रूप में लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे किस में लिख रहे हैं, वर्तमान, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पे निकाल दिए हैं, और यहाँ पे केवल एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके H3+ मिल रहा है, इसलिए मृत्यु है, क्योंकि और इलेक्ट्रॉन दे सकता है। बाह्य कक्षक में, बाह्य कोश में, बाह्य संरचना कोश में या बाह्य कोश के अंदर उसके और इलेक्ट्रॉन देने की प्रोबेबिलिटी हो, उसके आउटर सेल के अंदर या वैलेंस सेल के अंदर it may be give more electrons than it is introduced into soft acids. It will be called soft acids. तो उसको हम soft acid की श्रेणी में रखेंगे। It is the related to the soft acid table. Okay? तो Ag+ Pb2+ इस प्रकार से आपका है थैलिक BH3, जितने भी आपके हम बात कर रहे हैं कि लुईस अम्ल वो होते हैं जो कि दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, जिनका कि अष्टक पूर्ण नहीं होता, जिनमें कि वो इलेक्ट्रॉन शून्य होते हैं, इलेक्ट्रॉन मतलब उसका अंदर इलेक्ट्रॉन कमी होती है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होते हैं, क्या मतलब है इसका अष्टक ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, उसके अंदर कंप्लीट इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा गैस विन्यास को या फिर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को धारण करता हो, जैसे कि BH3 हो गया, BCl3, इन सब में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन होने चाहिए कितने, 8 इलेक्ट्रॉन अष्टक पूर्ण होने के लिए। तो इसका भी अष्टक अपूर्ण हो वो अम्ल मधु अम्ल की श्रेणी में रखे जाएंगे, वो मृदु अम्ल की श्रेणी में रखे जाएंगे स्टूडेंट्स। इसके बाद में आते हैं BH3+ ये है, BH3 हो गया। इस प्रकार से आपके गैलियम GCl3 NaCl2 सब क्या है, लुईस एसिड्स है, I+ आयोडीन+ है, आयोडीन+ और Br+, इसके बाद में धातु अम्ल, जितने धातुएं हैं वो सब मृदु अम्ल के रूप में आती है। कार्बन है, कार्बन इसके अंदर आती है, ठीक है। अब खास बात देखिए कि यहाँ पे कठोर अम्ल के बारे में बात की थी, जिसका आकार छोटा हो, उसका जो है अक्रिय गैस विन्यास को धारण करे, या फिर जो है उसका पोलराइजेशन कम से कम हो, उसका ध्रुवण कम से कम होता है, सब इस श्रेणी में आते हैं। लेकिन इस श्रेणी में मृदु अम्ल की श्रेणी में कौन आएंगे, जो वर्ग बी की बात कर रहे थे कल, तो उस श्रेणी के अंदर हमारे जो है कौन कौन से आएंगे, थैलियम है, या फिर लुईस एसिड जिसका कि अष्टक या फिर ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, अष्टक पूर्ण नहीं हो, तो वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। और खास बात ये है, पूछा जाता है कि जो धातुएं हैं, धातु आयन है या फिर मेटल आयन्स है, वो मेटल आयन्स आल्सो related to soft acids, they are called soft acid। ओके, अगर वो सॉफ्ट एसिड किसी हार्ड बेस के साथ में रिएक्शन कर लेता है तो वो मेटल कॉम्प्लेक्स है, वो संकुल जो है वो मजबूत नहीं होता, वो स्टैटिक ग्रेड नहीं करता, ठीक है। लेकिन उसके अंदर पश्चिम बैक बॉन्डिंग शुरू हो जाती है, तो वो अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। इस प्रकार से ये हमने देखा केवल अम्ल के बारे में बात करी, कठोर अम्ल के बारे में बात करी। अब बात करते हैं अपन क्या, क्षार के बारे में। क्षार कौन कौन से हो गए और वो आपको याद करना पड़ेगा, ये सब आपको रटना पड़ेगा। मैंने पीडीएफ आपको डाल दिया है इससे रिलेटेड, वो पीडीएफ भी जो है आप हमसे पढ़ें, और उस पीडीएफ से पढ़ने के बाद में फिर हम इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस करेंगे, फिर जो है सिम्बायोसिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सहजीविता, सहजीवन के बारे में देखेंगे, और थोड़े से और चीजें देखें कि कठोर क्षार कौन कौन से होंगे, कठोर अम्ल कौन कौन से, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपन चलेंगे आगे। यस, वेरी गुड। तो कठोर या लिखेंगे कठोर क्षार के बारे में, यानी हार्ड बेस बेसिस, फिर यहाँ मध्यवर्ती आ जाएगी, यानी इंटरमीडिएट्स, ठीक है। और यहाँ पे जो है हमारे मृदु क्षार लिखते हैं। इसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं, सॉफ्ट बेस
इससे जो है इसके अंदर आगे वेरी गुड। उसके बाद आगे चलते हैं। कठोर क्षार कौन कौन से होते हैं, हमने बता दिया है कि उसका साइज आपका इस प्रकार का हो, छोटा हो, ठीक है ना, और उसका ध्रुवण जो है पोलराइजेशन जो है कम से कम हो। देखो ये देखिए OH माइनस F माइनस CH3 एसिटिक एसिड का नेगेटिव चार्ज, NH3 लोन पे वाले, तो लोन पे वाले हैं, RH प्राइमरी एमिन सेकेंडरी एमिन सारे इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। NH2 N2H4 NH2 Cl नेगेटिव, SO4 2 माइनस, PO4 3 माइनस, वो कार्बोनेट्स इसके अंदर आ जाएंगे, और आपके हैं हाइपोक्लोराइड्स N3 माइनस, नाइट्रेट, अल्कोहल्स, और आपके कार्बन CO4 माइनस, CO4 माइनस। तो इस प्रकार से जो है CO4 माइनस लिख चुका हूं मैं, बहुत बार आ गया, ठीक है। ये सारे इस बार जाएंगे आपके कठोर क्षार। इसके अंदर क्या प्रवृत्ति आप देखिए, प्रवृत्ति क्या क्या है, फिर मैं आपको इसके बारे में थोड़ा समझाऊंगा। SO3 2 माइनस, N2 मध्यवर्ती के रूप में C6H5 NH2, और आपके हैं C5H5 NPD, और ब्रोमीन इसके अंदर आ जाएंगे। सॉफ्ट में कौन सा आ जाएगा, देखो सॉफ्ट में H माइनस, I माइनस, SCN माइनस, और CN माइनस, इस तरह से RS R2S, R2S, R3H, RS माइनस, H2O3 2 माइनस, R3H माइनस, और RS माइनस, इस तरह से कोबाल्ट आपके कार्बोनाइल्स है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, C2H4 है, बेंजीन है, और एंथ्रासाइनाइड है। ये सारे जो है सॉफ्ट बेस के रूप में आते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कठोर जो क्षार है, वो कठोर क्षार के अंदर हम कह सकते हैं कि उनका पोलराइजेशन कम से कम हो, ठीक है, उनकी साइज छोटी हो, बिल्कुल, जैसे कि फ्लोराइड F माइनस है और इधर I माइनस है, साइज कितनी छोटी है, F माइनस की साइज छोटी है और I माइनस साइज बड़ी है। इसका मतलब ये मृदु कहलाएगा, क्योंकि इनका पोलराइजेशन ध्रुवण अधिक हो रहा है, ठीक है, साइज बड़ी है, ठीक है। और इसके पास जो है बाहर की तरफ स्वयं का कोश इलेक्ट्रॉन्स भी जो है उसको ज्यादा क्लाउडी है, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो अब इलेक्ट्रॉनिक अभ्र है, वो अभ्र इसके ऊपर ज्यादा आच्छादित है, वो ज्यादा इसके ऊपर सर्कुलेट है, आच्छादित है। ऐसी कंडीशन वो उसका पोलराइजेशन इजीली ध्रुवण इजीली हो जाता है। तो F माइनस हो गया, I माइनस हो गया, तो ध्रुव चला गया। इस तरह से ये सारे जो दिख रहे हैं RH प्राइमरी एमीन, अमोनिया है, एमीन है, क्लोराइड है, OH ग्रुप्स है, सल्फेट है, फॉस्फेट है, कार्बोनेट है, ये सब क्या है, सब क्या हो गया हमारे सारे जो है कठोर क्षार के रूप में आते हैं। कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, निम्न में से कठोर क्षार और कठोर अम्ल को छांटिए, तो ये टेबल आपको बहुत काम की है, इस टेबल को जरूर ही पढ़िएगा, ठीक है। इस प्रकार से मध्यवर्ती कौन से NO2 माइनस, SO2 माइनस, यानी वो सल्फेट था, ये सल्फाइड है, ओके। फिर यहाँ पे N2 गैस है, 6H5 जो क्या बोलते हैं इसको, एनिलीन है, प्रीडीन है, ब्रोमीन है। देखो Br माइनस, देखो सर आता है हमेशा कि Br माइनस कठोर क्षार है या मृदु क्षार है। दिस इज नॉट कठोर क्षार, ये मृदु क्षार, दिस इज नॉट अ सॉफ्ट बेस एंड नॉट अ हार्ड बेस, इट इज द इंटरमीडिएट्स ऑफ द बेसेस, ओके। तो इस प्रकार से ये हो गया। मृदु क्षार का अगर देखें तो H माइनस, I माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, R2S माइनस, सब क्या है, जिसमें जो साइज बड़ी है, तो जिसका इजीली का पोलराइजेशन हो जाता है, वो सारे साधन करने जाएंगे। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, CO कोबाल्ट, जो कि मेटल का साधन बनाएगा। मेटल साधन क्या बनता है, मेटल कार्बोनाइल बनता है ना, मेटल कार्बोनाइल बनते हैं, धातु कार्बोनाइल्स बनते हैं। तो धातु कार्बोनाइल्स का मतलब दोनों ही मृदु है, दोनों ही सॉफ्ट है, तो इसके मजबूत बनते हैं। C2H4 है, C6H6 है, बेंजीन है, और एंथ्रासाइनाइड्स, ये सब क्या है, मृदु क्षार है। तो सबको आपको पढ़ना पड़ेगा, सबको ढंग से इसको रखना पड़ेगा।
और फिर इसके बाद हम जब क्वेश्चन करने बैठेंगे तो उस क्वेश्चन के समय आपको याद होना चाहिए कौन किसके साथ बनाएगा, कौन सा मजबूत होगा, कौन सा जो है आपका वीक बॉन्ड है, वो डिपेंड करेगा सॉफ्ट और हार्ड। ठीक है, तो आज के स्टूडेंट इतना ही, और इस तरह से जो है अपन इस चीज को समझने की कोशिश करें और इस चीज को यूज करें। ये सभी जो है हमें इसके बारे में बताते हैं कि कौन सा श्रेणी जो है, मतलब कौन से जो है वो मजबूत संकुल का निर्माण करते हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि अगर किसी हम और सारणी में जाते हैं तो ऊपर से किसी जाने का मतलब नहीं है कि आपने लिख दिया कि मर्दा धातु है या मर्दा शार धातु जो है, ठीक है ना, वो सारे किसमें आएंगे, एस ब्लॉक वाले सारे जो होंगे वो हार्ड ही होंगे। इज नॉट राइट। ये क्या है कि ऊपर वाले यानी ऊपर से नीचे जाने पर उनका आकार क्या होता है, बढ़ता है। तो ऐसी कंडीशन में उनकी जो पोलराइजेशन प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ती है। तो ऐसी कंडीशन में वो जो है मृदु की ओर यानी सॉफ्ट बेसिस की ओर चली जाती है। ठीक है ना, इसलिए हम नहीं कह सकते कि लिथियम जो है वो अगर कठोर आपका अम्ल है तो सीजियम जो प्लस CS प्लस जो होगा वो कठोर अम्ल होगा, नहीं होगा। ठीक है ना, वो क्या होगा आपके मृदु अम्ल होगा। इस चीज को हम बताना चाहते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे होम स्टे सेफ।